इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है स्पेशली हम ब्रांचेस को लेके आए। बहुत सारी ब्रांचेस हमने पहले ऑलरेडी कवर की हुई हैं, तो आप जाओ जाके उन्हें देखो। लेकिन ये वीडियो क्यों पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम ईसी ब्रांच को लेके पूरा का पूरा डेप्थ इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे, जहां पर कवर करेंगे हम कौन कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज है, जॉब पोजीशंस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये थर्ड सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। मतलब कंप्यूटर साइंस के बाद बच्चा आईटी मांगता है, आईटी के बाद ईसी, बिकॉज ईसी में अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 50-60% बच्चे सीएसआईटी की कंपनीज में प्लेस हो जाते हैं। ईसी के साथ एक और बहुत अच्छा एडवांटेज है, वो मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन, जितनी भी कंपनीज है जो कम्युनिकेशन पे काम करती हैं, भले वो जियो हो गई, गवर्नमेंट में बीएसएनएल की बात कर ले, एयरटेल की बात कर ले, आइडिया की बात कर ले, कि एक जगह से बैठ के आप दूसरी जगह भले थ्रू नेट, थ्रू कॉलिंग कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उसमें जो इक्विपमेंट्स का यूज होता है, कैसे सारी चीजें सेटअप की जाती है, एनालाइज की जाती है, डिजाइन की जाती है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, आप अपने आसपास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें देख रहे हैं, सर्किट्स देख रहे हैं, वो सारी चीजें भी जो हैं दैट आर मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। रोबोटिक्स भी अगर आप रोबोट देखते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ते हैं। राइट, इवन जिसमें आप देख रहे हो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप समझ लीजिए, उसका भी उसी में यूज होता है। अब मोबाइल फोन में हो या दूसरी चीजों में हो, राइट। मैं इससे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको बता देता हूँ। ईसी जो ब्रांच है ना, मैंने बोला कि थर्ड लास्ट सबसे डिमांडिंग ब्रांच है, लेकिन इसको वैसे सेकंड होना चाहिए था, क्योंकि आईटी जो है ना, वो तो बस बीच का मजे ले रहा है। वो दोनों सीएस किसी को नहीं मिलती तो वो आईटी लेता है, एंड दिस इज द रीजन आईटी की डिमांड ज्यादा है। लेकिन मुझे भी पर्सनली नहीं पता कि क्यों ज्यादा है। जबकि अगर स्कोप की बात देखा जाए, जहां पर सबसे ज्यादा यूज की बात देखी जाए, तो सीएस के बाद ईसी का यूज होता है, जहां पर कंपनियां प्लेसमेंट देती हैं। सबसे ज्यादा प्लेसमेंट सीएस के बाद ईसी में ही जाता है, राइट। सो ये सारी चीजें रही। अब हम उसको इससे पहले शुरू करने से पहले हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें यहां पर ध्यान रख लेते हैं। 4 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज इसके एग्जाम्स होते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 50 नंबर आपके होना चाहिए, यही एलिजिबिलिटी है। और अगर आप ओबीसी के हो तो 45%, SC/ST के हो तो और कम भैया। तो सीधी सी बात है, आप एलिजिबल हो। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, 4 कॉलेज नहीं है, 3000 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं जो इसी ब्रांच में कहीं ना कहीं कराते हैं। अब अगर इंडिया की टॉप लेवल के कॉलेज चाहिए तो IITs, NIT, IIIT जो कॉलेजेस है, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, IT में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE एडवांस देना होगा। JEE एडवांस देने के लिए आपको 75% चाहिए। तो एडमिशन प्रोसेस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% हो गया। यहीं पर IITs, NITs की अगर हम छोड़ दें, अब हमें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि 60% चाहिए होगा। चलिए छोड़िए, अब हम प्राइवेट कॉलेजेस को ले लेते हैं, BIT, SRM या हम बिट्स पिलानी। उनका एक क्राइटेरिया है कि आपको ये एग्जाम देना है, इतना मिनिमम परसेंट होना चाहिए, 60%। तो यहाँ कॉलेज टू कॉलेज पे वेरी करेगा, लेकिन फिर भी 70% ऐसे कॉलेज हैं जो आपको थर्ड डिवीजन पे भी एडमिशन दे देंगे, अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 50% है तो, राइट। बाकी में आपके 33 ही हो, भले तो कुछ भी हो, यहाँ सेकंड डिवीजन ये मैटर नहीं करता, ये एलिजिबिलिटी है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इससे कम में भी कंसीडर कर ली जाएंगी। तो आप एलिजिबल हो भैया, आप ले सकते हो, लेकिन कॉलेज अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है। आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, राइट। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, राइट, सो वहां पर मध्य प्रदेश की बात करें DT काउंसिलिंग होगा, यूपी की बात करें UPSEE काउंसिलिंग होगा, महाराष्ट्र में अलग काउंसिलिंग होगी, कर्नाटका में, बेंगलोर में आपकी कॉमेट काउंसिलिंग होगी। अब ऑल इंडिया के लेवल की कॉलेजेस की बात करें, जो कौन कौन से, IIIT, NIT और ये गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, तो यहाँ पर जोसा काउंसलिंग के थ्रू होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है जो आपको समझनी चाहिए। अगर हम बात करें एवरेज फीस की, तो अगेन 30,000 से लेके 4 लाख तक फीस होती है ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट करें। वैसे अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो वो 3 लाख से चालू होती है, गोज अराउंड 14-15 लाख
वो भी डिपेंड करता है कॉलेज पे, आपके ऊपर भी ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आप स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि ये तो फीस हो गया, एवरेज सैलरी हो गई, कौन कौन सी कंपनीज है वो जो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, तो भले वो कैपजेमिनी हो, TCS हो, या फिर अगर हम सैमसंग की बात करें, गोदरेज की बात करें, या फिर हम BSNL की बात करें, आइडिया की बात करें, तो ये सभी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में प्लान कर रहे हो, भले वो मर्चेंट नेवी में बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं, रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स हैं। प्रोफाइल बट लेकिन मैं बता दूं, गवर्नमेंट में इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जैसे कि अगर हम बात करें सिविल की या मैकेनिकल की या आपकी दूसरी कोर ब्रांच की। क्योंकि ये एग्जैक्टली एक कोर ब्रांच नहीं माना जाता इसी को, पहले आपको ये समझना होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वाकई में आप जैसा अभी आपने बताया था कि सेकेंड नंबर पे आप इस ब्रांच को आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होता है इसी ब्रांच में। तो हर जगह रिक्वायरमेंट है, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो। लेकिन आप क्या सिविल में घर पे बैठ के काम कर सकते हो, राइट? मैकेनिकल में आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो कंपनियां आपको कहीं भी बेंगलोर से भी हायर कर लेंगी, USA से भी हायर कर लेंगी, यहाँ से भी कर लेंगी। तो एक प्लस पॉइंट है जो आप इसमें कर सकते हो। अब जॉब पोजीशन की बात करें तो नेटवर्क इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, या फिर आप बन सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, CAD इंजीनियर, और भी बहुत कुछ इस तरीके की आप पोजीशंस मिलती हैं। अब अलग अलग कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट निकालती है। मेरी एक कंपनीज है, मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर इसी वाले बंदों को लूंगा और वहां पर उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है। ये तो कॉमनली पोजीशन है, लेकिन बहुत सारी कंपनी अपने हिसाब से निकालती है जो आप कर सकते हो और उसमें ले सकते हो। एडमिशन प्रोसेस अगेन मैंने बता दिया, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, और यहाँ पर आपको हर कॉलेज के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होना है जो कि आपको देना होता है। 12th में बस 50% आपको चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, वैसे मैं कॉलेजेस भी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप जाके सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ वो बिल नोटिफिकेशन को भी दबाओ, सो दैट जब हम वो वीडियो चैनल पे डालें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बट अब हम बात करते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इसमें आप कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन की बात करें, एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन की बात करें, फील्ड्स एंड वेव्स की बात करें, सिग्नल एंड सिस्टम की बात करें, जो फर्स्ट ईयर के कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं वो तो रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट की बात करें, एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। कई सारी कंपनीज भी हैं जो इसमें रिक्रूट करती है, जैसे कि ओरेकल हो गई, सिस्को हो गई, तोशिबा हो गई, फिलिप्स हो गई, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनीज हैं वो इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट भी करती हैं। राइट। सो हम आपको सेमेस्टर वाइज भी बता देते हैं, मुझे लगता है कि आपको सेमेस्टर वाइज यहाँ पर बताना चाहिए। सो फर्स्ट में तो एक मोस्टली कॉमन ही रहता है, लेकिन वहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडी, प्रोग्रामिंग इन C एंड डाटा स्ट्रक्चर, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है। लेकिन सेकेंड ईयर से आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम्स, और यहाँ पर लाइनर्स, ICS एप्लीकेशंस, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फील्ड थ्योरी के बारे में समझाया जाता है, और इसमें लॉजिक डिजाइन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक लैब, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है। थर्ड ईयर में आपको एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर और एंटीनाज, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ऑपरेशन सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ CMOS, VLSI के बारे में बताया जाता है। DSP लैब के बारे में बताया जाता है। एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है। और फाइनली फिर वायरलेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, प्रोजेक्ट वर्क, और इन सारी चीज़ों को आपको सिखाया और पढ़ाया जाता है। So this was all about electronics and communication engineering। इसमें भी मैं वही बोलूँगी, प्रैक्टिकल वो कॉलेज देखिए जो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दे रहा है। अगर आपको प्रैक्टिकली बनता है, साथ साथ पैरेलली आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, सो दैट आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहें। आप अगर सिर्फ कॉलेज पे डिपेंडेंट हैं तो फिर आप पछता सकते हैं। आपको अपने ऊपर अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन बचा है, कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि हमने कोई टॉपिक मिस किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, लाइक के साथ शेयर करना है, और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं यार, इस ब्रांच को ले रहे हो ना तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा आपका ये टैलेंट ही बोलेगा। जैसे हमने अभी बताया था कि केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहो, या दूसरी कोई चीज करना चाहो, जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना अच्छा आपका एक्सपोजर होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मैटर करता है। एक एक्सपोजर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो वहां पर आपको अगर प्रैक्टिकल भी मिला तो नील बटे सन्नाटा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस ब्रांचेस में CS में आप क्या कर सकते हो, घर पे
बैठ के कोडिंग सीख सकते हो इंटरनेट से, आजकल यूट्यूब है, दूसरी चीजें। और अगर आपके पास स्किल्स है, ओपन कैंपस आते हैं, आप वहां पर चले आइए। इसी तरह से ईसी में भी बहुत सारे ओपन कैंपस आते हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन आती है, स्किल्स अच्छे, पर्सनालिटीज अच्छी है, कम्युनिकेशन पावर से और नॉलेज है जो कि आप इंटरनेट और यूट्यूब से ले सकते हो, तो आप डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, एक ब्राइट फ्यूचर है। और मैं कुछ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपको प्रोफेसर लाइन में भी अगर आप जा सकते हो तो इसमें ही जाते हो तो आपको 10 लाख तक का फ्रेशर को ही मिल जाता है अगर आप गवर्नमेंट उसमें जा रहे हो। और आप इसमें डिप्लोमा भी कर सकते हो डायरेक्टली 10th के बाद। और प्रोग्राम एनालिटिक्स की अगर हम बात करें 4 से 5 लाख, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 3 से 5 लाख, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन भी आप बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, सॉरी नॉमिनल आपकी सैलरी होती है 2 से 4 लाख। और प्रोडक्शन मैनेजर अगर आप बनते हो तो 7 से 10 लाख आपका प्रोडक्शन में या फिर दूसरी चीज़ों में अगर आप जाते हैं तो आपको इसीलिए ये सैलरी मिल जाती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई डाउट हो नीचे जाके कमेंट करो, कुछ पूछना है तो पूछो हक से। चलो करें इंजीनियरिंग। इंस्टाग्राम पे भी लाइव आता हूं रॉथर जेलिस के नाम से, जाओ जाके वहां पर फॉलो करो। आरजे खबरी का डेडिकेटेड एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.